तो आज का न्यूज क्या है कि एमपीसी ने यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई के अंतर्गत आता है, इन्होंने क्या किया है कि जो पॉलिसी रेट होते हैं, पॉलिसी रेट में रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है एंड बैंक रेट आता है, इनको अनचेंज्ड रखा है, मतलब चेंज नहीं किया है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि एमपीसी क्या होता है और ये पॉलिसी रेट क्या होता है और ये पॉलिसी रेट क्यों फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम ये सारी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ये 10वीं बार ऐसा हुआ है, 10th कंसेक्यूटिव टाइम ऐसा हुआ है कि रेपो रेट को सेम रखा गया है। ठीक है, रेपो रेट को चेंज नहीं किया गया है एमपीसी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी चीजों को समझेंगे। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा यानी इंडिया में इकोनॉमी से रिलेटेड दो तरह का पॉलिसी होता है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी होता है। एक होता है फाइनेंशियल पॉलिसी और दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। फाइनेंशियल पॉलिसी का मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड, माइक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड। इकोनॉमी दो तरह का होता है। ठीक है, जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि इकोनॉमी दो तरह से हम लोग डील करते हैं इकोनॉमी को, एक माइक्रो इकोनॉमी, दूसरा मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी और दूसरा मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है बड़े लेवल पे इफेक्ट, इकोनॉमी का इफेक्ट। मैक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है बड़े लेवल पे इकोनॉमी का इफेक्ट। जैसे कि जीडीपी का ग्रोथ क्या हो रहा है ना, कंट्री में ग्रोथ कितना है जीडीपी का, है ना, या फिर किस तरह से हमारा फाइनेंशियल पॉलिसी वर्क कर रहा है, तो ये मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट होता है। माइक्रो इकोनॉमी में हम जैसे कि इन्फ्लेशन को देखते हैं, है ना, माइक्रो इकोनॉमी में क्या देखते हैं, इन्फ्लेशन को देखते हैं, या फिर मार्केट में मनी का सप्लाई कैसा है, इन सारी चीजों को हम देखते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, द पॉलिसी रिलेटेड टू मनी, फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया जाता है, मनी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है कि पैसा मार्केट में कितना जाना चाहिए, है ना। क्यों ऐसा किया जाता है, मनी के फ्लो को इसलिए कंट्रोल किया जाता है क्योंकि जो इन्फ्लेशन होता है वो मनी के फ्लो पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट में मनी का फ्लो अगर ज्यादा है तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसका प्राइस राइज होगा, है ना। अगर मनी आपके पास ज्यादा होगा तो क्या होगा, आप ज्यादा डिमांड करेंगे और डिमांड के कारण उस वस्तु का प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर मनी का कंट्रोल पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, मनी का फ्लो अगर पूरी तरह से अनकंट्रोल छोड़ दिया जाए तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लाया जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मकसद क्या है, इन्फ्लेशन को टारगेट करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। समझ में आया। और ये मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, और जो फाइनेंशियल पॉलिसी होता है जैसे कि बजट, ठीक है, एनुअल बजट स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये किसके द्वारा किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और फाइनेंशियल पॉलिसी में ये चीजें देखी जाती है कि कितना पैसा भारत में आ रहा है, कंट्री में आ रहा है, और कितना पैसा खर्च किया जाएगा इस साल में, है ना। जनरली ये देखा जाता है फाइनेंशियल पॉलिसी में। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में मनी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा सके। तो ये करता कौन है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है। तो पहले क्या व्यवस्था था कि आरबीआई का जो गवर्नर होता था वही मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता था, है ना। लेकिन अब इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए या मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये क्या है, स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसे बनाया गया है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसे बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब मूल्य को स्टेबल रखना है, यानी इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं देना है ना। while keeping in mind the objective of growth। अब यहाँ पे देखिए, समझिए, एमपीसी का मेन मकसद क्या है, प्राइस को स्टेबल करना, है ना, मूल्य को स्टेबल करना। लेकिन साथ ही साथ दिमाग में ये भी रखना है कि इससे ग्रोथ हैम्पर ना हो।
अब इन्फ्लेशन को हम जब कम करेंगे तो ग्रोथ कैसे हैम्पर होगा? एक थ्योरी है इकोनॉमी में, वो कहता है जनरली ग्रोथ इज कपल्ड विथ इन्फ्लेशन। अगर ग्रोथ होता है तो इन्फ्लेशन होगा ही होगा। क्यों? ग्रोथ होने का मतलब क्या है? पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। ग्रोथ होना, कंट्री में अगर ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, आपके जेब में पैसे आ रहे हैं, है ना? जब आपके जेब में पैसे आएंगे तो क्या होगा? आप डिमांड क्रिएट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे और उसके कारण जो वस्तु है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, यानी इन्फ्लेशन होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। हाँ, जब आप ज्यादा से ज्यादा, लिमिटेड वस्तु है आपके पास, प्रोडक्शन लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है तो प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हाँ, लिमिटेड में प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन साइड से, सप्लाई साइड से लिमिटेड है, सप्लाई साइड मान लीजिए नहीं बढ़ रहा है लेकिन डिमांड बढ़ता जा रहा है तो उस वस्तु का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना? तो ग्रोथ से क्या हुआ? ग्रोथ से पर कैपिटा इनकम बढ़ा। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रत्येक पर्सन का, प्रत्येक व्यक्ति आय बढ़ा और उससे क्या हुआ? आपके जेब में जब पैसा आया तो आपने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया और डिमांड के बढ़ने के कारण उस वस्तु का, जिस वस्तु का डिमांड आपने किया उस वस्तु का प्राइस बढ़ गया मार्केट में, है ना? देखते हैं कभी कभी शादी के सीजन में, कई सारी वस्तुओं का प्राइस बढ़ा हुआ रहता है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा होता है, खासकर कपड़े से रिलेटेड या दूसरे वस्तुओं का, है ना? तो डिमांड बढ़ रहा है तो यानी प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ने के ही प्रोसेस को इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन का हिंदी है महंगाई। परसिस्टेंट राइज इन प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। प्राइस के परसिस्टेंट राइज को ही इन्फ्लेशन, महंगाई कहा जाता है। तो ग्रोथ के साथ महंगाई आया कि नहीं? ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन आया कि नहीं? यानी जब भी ग्रोथ होगा तो महंगाई आएगा ही, है ना? ये थ्योरी है इकोनॉमी का, ठीक है? हम लोग जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें देखेंगे। अब देखिए, अगर हम इन्फ्लेशन को रोकते हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? मार्केट में मनी के सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, मार्केट में मनी के फ्लो को कम कर रहे हैं। मतलब मनी का फ्लो मतलब मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, आपके जेब में कितना पैसा होना चाहिए, हाँ, उसको कम कर रहे हैं। कैसे करते हैं वो हम बताएंगे यहाँ पे। वही है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट के द्वारा हम ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो जब हम मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्फ्लेशन को टारगेट करना, इन्फ्लेशन को कम करना। कितना परसेंट रखना? 4 से 2% का मार्जिन होता है, 4% के आसपास इन्फ्लेशन को रखना। समझ में आया? 4% इंक्रीज इन राइज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो 4% से ज्यादा राइज नहीं होना चाहिए प्राइस, है ना? तो 4% के आसपास हमें इन्फ्लेशन को रखना है। 2% का मार्जिन है हमारे पास, 2% ज्यादा या 2% कम हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी इंडिया में 5.5% समथिंग इन्फ्लेशन है ना? तो मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद है इन्फ्लेशन को 4% के आसपास रखना, 2% का मार्जिन चलेगा, है ना? 4% से कम रहा तो 4% से अगर कम रहा, 2% का मार्जिन रह सकता है ना, 2 रह सकता है, 2 से 6 के बीच में, मतलब, ठीक है? उससे ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। इन्फ्लेशन कम क्यों नहीं होना चाहिए? प्राइस कम भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस कम हो रहा है इसका मतलब कि रिसेशन आ गया है ना? अगर वस्तु का प्राइस कम हो जा रहा है यानी प्रोडक्शन कम हो रहा है ना? ग्रोथ कम हो रहा है इसका मतलब। तो जहां पे ग्रोथ होगा वहां पे इन्फ्लेशन होगा, लेकिन इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा नहीं होने देना है। तो एमपीसी क्या करती है? इन्फ्लेशन को कम करके रखती है, लेकिन दिमाग में ये भी रखती है कि ग्रोथ को हैम्पर नहीं करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन को हम कम कर रहे हैं यानी मनी के सप्लाई को हम कम कर रहे हैं, मार्केट में मनी को कम कर दिए तो ग्रोथ भी तो कम होगा। जब आपके जेब में पैसा होगा तो आप क्या करेंगे? कुछ उसको यूज करेंगे या फिर आप डिमांड करेंगे बहुत ज्यादा। डिमांड से प्रोडक्शन बढ़ता है, या ज्यादा पैसा आपके जेब में होगा तो आप क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन होता है। ये सारी चीजें हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे। जब आपके जेब में पैसा आता है तो कुछ पैसा को आप सेव करते हैं और उस सेविंग के द्वारा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट से ही प्रोडक्शन स्टार्ट होता है ना? इसीलिए आपके जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है, लेकिन कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए कि इन्फ्लेशन भी मेंटेन रहे और साथ ही साथ ग्रोथ भी हैम्पर ना हो। समझ में आया? तो दोनों को बैलेंस रखना है। तो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या करता है? मनी के फ्लो को रोकता है कि कितना पैसा मार्केट में जाना चाहिए। बहुत ज्यादा पैसा भी अगर मार्केट में चला गया तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगा, है ना? वो भी खतरनाक है इकोनॉमी के लिए। और बहुत कम पैसा आपके मार्केट में रहा है उसको कहते हैं रिसेशन।
आप डिमांड ही नहीं करेंगे, ग्रोथ प्रोडक्शन ही नहीं होगा, या आप कहीं इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब इन्वेस्ट करेंगे तभी तो प्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्री खोलेंगे या नया स्टार्टअप्स करेंगे, है ना, जब पैसा होगा तभी तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करता है, एक बैलेंस करता है। इन्फ्लेशन को क्या टारगेट किया है कि 4% के रेंज में रहना चाहिए, ठीक है, 2 से 6% के बीच में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ग्रोथ को भी वो दिमाग में रखता है कि ग्रोथ भी मेंटेन रहना चाहिए, मतलब इतना पैसे को हम ना निकालने मार्केट से कि ग्रोथ ही रुक जाए। समझ में है, ये इसका पर्पस है। अब ये कैसे करता है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे करता है। तो सबसे पहले ये बता दें कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2014 में बनाया गया था, ठीक है। पहले आरबीआई के गवर्नर ही डिसाइड कर लेता था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए अगले साल के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है। लेकिन अब एक कमेटी बनाया गया है जिसमें 6 मेंबर कमेटी है। ये एमपीसी एक 6 मेंबर कमेटी है और वो 6 मेंबर्स मिलके, जिसमें गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव है, और वो सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट कितना होना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितना होना चाहिए, बैंक रेट कितना होना चाहिए। अब ये है क्या, रेपो रेट, रिवर्स रेट एंड बैंक रेट क्या है? यही एक हथियार है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है मार्केट से। कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेता है। समझ में है? रेपो रेट वह रेट होता है, इंटरेस्ट रेट, जिस पे कमर्शियल बैंक, जो इतने सारे कमर्शियल बैंक हैं, वो आरबीआई से कर्ज लेता है, पैसा लेता है। जब उसे पैसे की कमी होती है तो वो आरबीआई से कर्ज लेता है, तो वो है रेपो रेट। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से कर्ज लेता है उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट। अब देखिए, अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, सोचिए इसको, सिचुएशन को। रेपो रेट को अगर बढ़ा दें, यानी ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है बैंक को, तो बैंक क्या चाहेगी, कम हम लोन ले, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। बैंक कम लोन लेगी कि नहीं लेगी? जब बैंक कम लोन लेगी, यानी बैंक के पास कम पैसा होगा, कमर्शियल बैंक के पास, और हमारे पैसे का सोर्स क्या है, बैंक। हम अगर लोन लेते हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो कहां से लोन लेते हैं, बैंक से। तो बैंक के पास खुद ही पैसा कम है अगर, तो वो क्या करेगा, तो हम लोग भी उससे कम पैसा निकाल सकते हैं, है ना। दूसरा बात कि अगर बैंक को महंगा लोन मिल रहा है आरबीआई से, तो वो भी अपना लोन महंगे रेट पे देगा कि नहीं देगा। अगर हम पैसा लेना चाहे बैंक से, तो वो भी हमें महंगे रेट पे लोन देना चाहेगा। जब बैंक महंगे रेट पे लोन देना चाहेंगे तो हम लोन कम लेंगे कि नहीं लेंगे, और हमारे जेब में कम पैसा होगा, मार्केट में कम पैसा होगा। तो आरबीआई को ये करना होगा कि इन्फ्लेशन को कम करना है, यानी मनी को मार्केट में कम करना है, तो वो क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। समझ में आया? आरबीआई को अगर ये करना हो कि मार्केट में मनी जो है, पैसा, मार्केट में पैसा मतलब बैंक के पास पैसा, अगर उसको कम करना है या जेब में पैसा कम करना है, तो वो क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट बढ़ा देगा मतलब बैंक को महंगे रेट पे लोन मिल रहा है, तो बैंक भी आपको महंगे रेट पे लोन देना स्टार्ट करेगा, तो आप पैसा कम लेंगे, है ना, बैंक से लोन पे पैसा कम उठाएंगे। अगर रेट सोचिए, रेट 2% रेट कर दिया पर्सनल लोन का, तो सब लोग लोन लेके बहुत सारा काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी महंगा है पर्सनल लोन, मान लीजिए 8% है, जो भी है, या होम लोन महंगा है, तो लोग लोन लेने में थोड़ा संकोच करते हैं। अभी पर्सनल लोन 12% है, तो लोग सोचेंगे ना कि पर्सनल लोन ऐसे अगर 2% कर दिया है तो हर कोई पर्सनल लोन के अपना काम करता रहेगा, गाड़ी खरीद लेगा, है ना, घर खरीद लेगा। तो रेपो रेट के थ्रू आरबीआई क्या करती है, कितना पैसा मार्केट में होना चाहिए उसको कंट्रोल करती है। कैसे करती है, समझ में आया? रेपो रेट को अगर बढ़ा दिया तो पैसा कम हो जाएगा मार्केट में, है ना, तो यानी इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, है ना, महंगाई कम हो जाएगी। जब देखेगा कि 8% इन्फ्लेशन चल गया है, तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा, तो इन्फ्लेशन झट से नीचे आ जाएगा 4% के आसपास, है ना। अगर इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया, 1% हो गया, इसका मतलब लोगों के जेब में पैसा नहीं है ना, 1% इन्फ्लेशन हो गया, तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को घटा देगा। मतलब अब जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से सस्ते दर पे लोन ले सकते हैं, तो कमर्शियल बैंक भी अपने कस्टमर को सस्ते दर पे लोन दे सकता है, यानी सस्ते दर मतलब 2% कर दिया लोन का रेट,
ठीक है, इंटरेस्ट रेट। अब हर कोई लोन लेके अपना काम कर रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, ये कर रहा है, डिमांड बढ़ गया, गाड़ी का भी डिमांड बढ़ गया, हर चीज का डिमांड बढ़ गया, तो सीधे इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर आ गया। तो इस तरह से आरबीआई मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है मार्केट में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और दूसरा हथियार है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, उल्टा है। समझ में आया? तो आप ये बताइए कि रेपो रेट ज्यादा बड़ा होना चाहिए कि रिवर्स रेपो रेट ज्यादा बड़ा होना चाहिए? डिसाइड कर रही है आरबीआई। आरबीआई को जो पैसा लेना है उस रेट को कम रखेगी कि कमर्शियल बैंक जिस रेट पे पैसा ले रहा है उसको कम रखेगी आरबीआई? डिसाइड करने वाली आरबीआई है। कौन सा रेट होगा ज्यादा? कमर्शियल। हाँ, रेपो रेट को ज्यादा रखेगा आरबीआई, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट को अगर ज्यादा करता है आरबीआई तो उसे तो ज्यादा पे करना पड़ेगा ना लोन लेने के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि रेपो रेट से कम होता है रिवर्स रेपो रेट। मतलब आरबीआई जिस रेट पे लोन ले रही है, क्योंकि वही डिसाइड कर रही है, तो कम रखेगी, है ना? तो ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट होता है बैंक रेट। बैंक रेट कुछ नहीं है, बैंक रेट एक रेपो रेट की तरह ही है, बट बैंक रेट क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता है बैंक को, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म लेंडिंग के लिए। रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, है ना? लेकिन बैंक रेट है, बैंक रेट भी क्या है? रेपो रेट की तरह है, जिस रेट पे बैंक, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले सकती है ना? लेकिन बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बस ये ध्यान रखना। बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए लेंडिंग के लिए होता है। मान लीजिए 50 साल, 30 साल, 40, है ना? समझ में आया? तो इन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आरबीआई क्या करती है? जो एमपीसी कमेटी है आरबीआई की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो मनी के फ्लो को कंट्रोल करती है कि मार्केट में कितना पैसा जाएगा या कितना पैसा उसे विड्रॉ निकालना है, ताकि इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल कर सके। यानी मेन मॉनेटरी पॉलिसी का लक्ष्य क्या होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। यहां लिखा है ना प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्टेबल रखना। प्राइस किसी सामान का अगर बढ़ रहा है, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आरबीआई फिर एमपीसी। अभी देखिए 10 साल से 10 साल नहीं, 10वीं बार ऐसा हुआ है कंसेक्यूटिव टाइम कि रेपो रेट को चेंज नहीं किया गया है। इसका मतलब कि प्राइस हमारे यहाँ अभी स्टेबल है, इन्फ्लेशन उस टारगेट के अंदर है, 2 से 6% के अंदर ही हमारा इन्फ्लेशन अभी परसिस्ट कर रहा है। इसलिए रेपो रेट को चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। इसीलिए लगातार 10 बार से एमपीसी के द्वारा रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है। समझ में आई ये सारी चीजें? ठीक है। एक और टर्म है जो कि अभी न्यू रिसेंटली इसका इजाद हुआ है, वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट दोनों हमेशा सेम होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट दोनों हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो होता क्या है, ये भी बैंक रेट की तरह ही है, लेकिन ये रातों रात लोन लेने की सुविधा है, एक दिन में। जैसे किसी कभी कभी आपने सुना होगा कि बैंक में डेब्ट क्राइसिस हो गया। देखिए, बैंक के इनकम का साधन क्या है? बैंक के इनकम का साधन क्या है? आप जो सेविंग्स रख रहे हैं, आप जो सेविंग्स जमा कर रहे हैं, वही पैसा है उसके पास। ठीक है, और उसी पैसा को वो लोन के रूप में, ठीक है, तो वो जो पैसा आप सेविंग्स में जमा कर रहे हैं वो उस पे लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है। बैंक में जो आप सेविंग पैसा जमा कर रहे हैं वो उसके लायबिलिटी है, मतलब उसको पे करना है। ऐसा तो नहीं उसको रख लेगा, देगा नहीं, तो जब भी चाहे आप निकाल सकते हैं। और उसके इनकम का मेन साधन क्या? क्यों बैंक खोल के रखा है? क्यों सेविंग रेट पे आपको इंटरेस्ट दे रहा है? कुछ वजह होगा, कुछ इनकम होगा। बैंक क्या करता है, उसी पैसा को लोन के रूप में असाइन करता है ना, और उस पे इंटरेस्ट कमाता है, और वही उसके इनकम का साधन है, मेन साधन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसको कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कभी कभी जो लोन दिया रहता है बैंक के द्वारा, ना उसका मूल आता है ना उसका सूद आता है, ना प्रिंसिपल वो निकाल पाता है ना इंटरेस्ट। लोन लेके भागे, जैसे नीरव मोदी भागे तो ना उसका प्रिंसिपल पे किया और ना ही इंटरेस्ट पे किया न, तो एनपीए क्या होता है ना, इसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक, जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। किया है बहुत सारा, पढ़ेंगे हम लोग कभी। सरफासी एक्ट है इसके लिए, अभी बहुत सारा नियम बनाया है, इंसॉल्वेंसी एक्ट बनाया है।
वाली बात उसको पकड़ के लाने में इंडिया के अंदर ही काम करेगा ना, वो फॉरेन में काम नहीं करेगा। फॉरेन अगर किसी कंट्री के साथ डील है, एक डील होता है, हाँ, तो वो काम करेगा, वो हम किसी और दिन देखेंगे। लेकिन यहाँ समझिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या हुआ, ना जिस पे प्रिंसिपल आ रहा है और ना ही इंटरेस्ट आ रहा है। तो इस केस में बैंक तो देखिए, बैंक के पास जो सेविंग्स था वो उसने तो वो दे दिया लोन के रूप में, और ना उसका प्रिंसिपल आ रहा है ना इंटरेस्ट आ रहा है, तो बैंक को तो अब पैसा कैसे चुकाएगा, है ना। तो उस केस में कभी कभी बैंक को लोन लेने की जरूरत पड़ती है रातों रात। ऐसा हो जाता है ना कि बैंक का डेबिट और क्रेडिट होता है, उसमें ऐसा आ जाता है कि वो मतलब बैंक करप्ट होने के कगार पे आ जाता है, तो वो क्या करता है, रातों रात उसे पैसे की जरूरत पड़ती है, रातों रात, मतलब एक दिन के लिए ही चाहिए, एक दिन में इतना पैसा चाहिए, अगले दिन वो चुका देगा, ऐसा उसमें बैलेंस होता है। तो उसके लिए है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, आरबीआई उसको पैसा देती है रात के रात इसी रेट पे। तो मैं ये क्राइसिस के टाइम में यूज होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट लेता है और ये जनरल टर्म के लिए इंटरेस्ट लेता है, समझ में आया सारी चीजें। तो इन सब का रेट फिक्स करके आरबीआई बैंक में कितना पैसा रहेगा उसको कंट्रोल करती है। बैंक में पैसा रहने का मतलब मार्केट में कितना पैसा जा रहा है, क्योंकि मार्केट में पैसा का ट्रांजैक्शन कैसे होता है, बैंक के थ्रू होता है। तो बैंक के पास अगर सस्ता मनी है तो वो सस्ते दर पे वो देगा इंटरेस्ट लोन, अगर महंगा है उसके पास पैसा, उसने लोन लिया है तो महंगे रेट पे देगा, है ना। तो इसके द्वारा ये सारी चीजें, इसी को कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। समझ में आया सारी चीजें, ओके।